हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, उनमें जीएसटी कानून के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 से क्या चेंजेस आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइएगा हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट सर्विसेज में जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि 18/11/2021 को जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के द्वारा अपनी जो बेस नोटिफिकेशन थी 17/2017 जो कि 28 जून 2017 की थी, उसमें चेंज किया गया और एक और सर्कुलर नंबर 167/23/2021 CGST डेटेड 17/12/2021 को जारी किया गया। तो इस सर्कुलर में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 में बताया गया है कि किन किन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 देखते हैं क्या है। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 जो कि 18 नवंबर 2011 को जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन क्या कहती है? इस नोटिफिकेशन ने 17/2017 जो कि 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन थी, उसमें कुछ चेंजेस किया है, यानी कि उस नोटिफिकेशन में कुछ एडिशन किया है। कि क्या ऐड किया है? हम स्पेशल रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में का सेकंड पॉइंट, आफ्टर क्लोज थर्ड ऑफ द अबोव क्लोज शैल बी इंस्ट्रक्टेड नेमली, यानी कि इस नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 4 ऐड किया गया। वो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग ज्वाइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड इन स्पेसिफाइड परमिसेज, यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, उन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, एक्सेप्ट एक रेस्टोरेंट सर्विस को इसमें छोड़ दिया गया है जिस पर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स पे करेगा। वो कौन सी सर्विस है? कि ऐसे रेस्टोरेंट जो कि स्पेसिफाइड परमिसेज में लोकेटेड हैं। और स्पेसिफाइड परमिसेज कौन सी है उसमें भी उसको भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है। स्पेसिफाइड परमिसेज मीन्स परमिसेज प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबोव 75,000 रुपीज पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट, यानी कि कोई होटल, किसी होटल के साथ कोई रेस्टोरेंट है और उस होटल का जो रेट है, टैरिफ रेट 7,500 रुपीज पर डे पर यूनिट है, उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है, केवल उसी रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर बाकी सभी रेस्टोरेंट सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। अब ये जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, सरकार के द्वारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब सेंट्रल काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि किस सर्विसेज पर या किस गुड्स पर या दोनों पर कौन व्यक्ति टैक्स पे करेगा। अब ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट के तहत ही जारी की गई। 17/2017 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया है।
इस नोटिफिकेशन का प्रभाव क्या रहेगा? इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जितने भी रेस्टोरेंट हैं जो कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में लोकेटेड नहीं है, यदि वो रेस्टोरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर में कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं ई कॉमर्स का, वो टैक्स पे करेंगे। ये हमारा कुछ है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, यानी कि उनकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की कैसे चलने की। ई कॉमर्स ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड supplies through their platform as if they are the supplier of such services liable for payment of taxes as per section 9(5) of the CGST Act. E-commerce operators are those who own, operate or manage digital, electronic facility or platform for supply of goods or services or both. यानी कि वो पर्सन जो कि ऑपरेट करता है, मैनेज करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफार्म को किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल अमेज़न है या फिर स्विगी है, ठीक है, जोमेटो है। स्पेसिफिकली जोमेटो, स्विगी एक ऐसे दो प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर अपनी रेस्टोरेंट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जिसकी अप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2022 है, उन ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही रेस्टोरेंट सर्विस पर टैक्स पे करना होगा। केवल एक रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर, वो कौन सी है? यदि वो रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल के साथ अटैच है जिसका टैरिफ पर यूनिट 7,500 रुपये से ज़्यादा है। अब इस सर्विस का, इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहेगा? ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट रहेगा कि जो भी अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या हम इसको कह सकते हैं फूड टेक कंपनीज, ठीक है, उबेर ईट्स एक्सेट्रा, विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म एज इफ दे आर सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस। इन सच केस रेस्टोरेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस सर्विस पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फूड टेक कंपनीज हैं लाइक जोमेटो, स्विगी, उबेर, इनको ही टैक्स पे करना होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पशन दी गई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है, एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। द अबोव प्रोविजन इज नॉट applicable for the restaurant service provided by restaurant, eating joint etc. located at the premises providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 75 per unit per day or equivalent। अच्छा, अब इस सर्विस में टैक्स रेट क्या रहेगा? इस सर्विसेज का रेट ऑफ जीएसटी क्या इस पे लगेगा? द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इज 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जोमेटो, स्विगी और उबेर एक्सेट्रा जो फूड टेक कंपनीज हैं, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उनको इस सर्विसेज पर जो टैक्स पे करना होगा उसके बारे में या उससे रिलेटेड कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जो फूड टेक कंपनीज हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर इस नोटिफिकेशन में क्या इम्पैक्ट रहेगा? सबसे पहले हम देखते हैं फूड टेक कंपनीज पर। फूड टेक कंपनीज विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन फूड्स सप्लाइड थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी फूड सप्लाइड किया जाएगा उस पर फूड टेक कंपनी को जीएसटी पे करना होगा। सेकेंड इम्पैक्ट क्या रहेगा? इंक्रीज इन कंप्लायंस बर्डन, यानी कि जो फूड टेक कंपनी का कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। वो कंप्लायंस बर्डन कैसे बढ़ेगा? यानी कि
उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई हैं उस पर जीएसटी पे करने के लिए फूड टैग कंपनी को बिल रेज करना होगा। अब फूड टैग कंपनी ही रेस्टोरेंट सर्विसेज का जो उनके थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं उनका बिल रेज करेंगे। अब जो उस सर्विसेज पर जो भी जीएसटी बनेगा 5% के हिसाब से उसकी पेमेंट इन कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उसकी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये पेमेंट है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत लाइबिलिटी जनरेट हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की टैक्स पे करने की, और जो भी पेमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप यूज नहीं कर सकते। एडिशनल इंफॉर्मेशन इन हिज GSTR 1, यानी कि फूड टैग कंपनी को अपने GSTR 1 की टेबल नंबर 7A में या फिर 4A में उस सर्विसेज को जो कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस के रूप में प्रोवाइड की गई हैं वो शो करनी होगी, और टेबल नंबर 31A ऑफ GSTR 3B में भी उन सर्विसेज को शो करना होगा। अब बात आती है TCS की, यानी कि TCS का क्या स्टेटस रहेगा, क्योंकि पहले क्या होता था जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर का से TCS कलेक्ट करता था, क्योंकि उस सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की होती थी, न कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अब उस सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की हो गई है, न कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की। इसलिए रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज अब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल हो गई हैं। इससे अलग जो भी सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं और उन सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसी दूसरे पर्सन की यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की है, तो उन सर्विसेज पर TCS कलेक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। जो पहले सिचुएशन थी वही अब रहेगी। इसकी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 167 जो कि 18 दिसंबर 2021 को जारी किया गया उसके अंतर्गत दी गई है। अब इसका इफेक्ट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर पर, यानी कि रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज है जो उनको सर्विस को प्रोवाइड करता है उस पर क्या रहेगा। तो इसमें क्या है, रेस्टोरेंट विल नॉट बी लायबल टू पे GST ऑन गुड्स, GST ऑन food supply through e-commerce operator platform. However, liable to pay GST on food services at restaurant through takeaway और outdoor catering would be continue. यानी कि जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो उन्होंने जितना भी फूड सप्लाई किया है उस पर उन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब इससे अलग जो सर्विसेज हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड नहीं करते उन सर्विसेज पर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर की ही लायबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट आएगा GST रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले क्या होता था, GST यदि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है चाहे वो रेस्टोरेंट है या कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करवाता है और उसकी वो सर्विसेज सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में किस स्पेसिफाइड सर्विसेज नहीं है, सेक्शन 9(5) में कौन सी सर्विस जिन पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता था। यदि अब कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है और वो केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख जो भी स्पेसिफाइड स्टेट्स उनमें 10 लाख और अदर 20 लाख का उनका टर्नओवर है यानी कि उससे कम टर्नओवर है तो भी उसको GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। थर्ड जो इम्पैक्ट है, लायबिलिटी टू पे GST विल रिमेन ऑन रेस्टोरेंट नॉट फूड टैग कंपनी इफ रेस्टोरेंट
आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द होटल प्रोवाइडिंग accommodation services having declared tariff 750 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट पर इफेक्ट रहेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर पर इफेक्ट रहेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन का भी फैशन आ चुका है। जो क्लाउड किचन है, जो अपनी 100% सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उनके लिए थ्रेश होल्ड लिमिट का कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं, और उन सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, न कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की। तो ये इफेक्ट था नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 का। अब इसी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन थे, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया 167/2021, जो कि 17 दिसंबर को जारी किया गया। उसके अंतर्गत कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टीसीएस के बारे में, यानी कि टीसीएस जो सर्विसेज, जिन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी के तहत, तो उन सर्विसेज पर टीसीएस डिडक्ट नहीं करना। उनसे अलग जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आया, वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू मैंडेटरी टेक ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए वही नंबर उनका रहेगा, एक्स्ट्रा उन्होंने कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना। Would the ECO be liable to pay tax on the supply of restaurant service made by the unregistered business entity? Yes. ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड होंगी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जीएसटी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, सभी सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होगा। वट would be the aggregate turnover of the person supplying restaurant service। अब जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के जो टर्नओवर है, वो 20, उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख रेट होगा, यानी कि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट, कोई भी थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है। जितनी भी सर्विसेज उसके पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो सर्विसेज किसी स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट से रिलेटेड 5 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, सभी की सभी सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही टैक्स पे किया जाएगा। Can the supply of the restaurant service made through e-commerce operator be recorded as inward supply of ECO liable to reverse charge in GST or 3B? No। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसके लिए वो सर्विस इनवर्ड सर्विस नहीं ट्रीट की जाएंगी, यानी कि उसके लिए वो सर्विसेज लाइबल टू रिवर्स चार्ज नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा उनको फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना होगा। वुड ECOs be liable to reverse proportionate input tax credit on his input goods and services for reason that input tax credit is not admissible on restaurant service? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पहली बार इस तरीके का टैक्स पे किया जा रहा है। इससे पहले भी 3 सर्विसेज ऐसी थी जिन पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत टैक्स पे किया जाता था। तो उसी तरीके से ये भी टैक्स पे किया जाएगा। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कोई भी इनपुट जो उसका है प्रोपोर्शनेट रूप में रिवर्स नहीं करना, क्योंकि ये उसकी ई कॉमर्स ऑपरेटर की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। ओनली जीएसटी पर्पज के लिए इसको टैक्स पे करने के पर्पज के लिए ये उसकी आउटवर्ड सप्लाई मान ली जाएगी।
तो इसमें आईटीसी रिवर्सल नहीं करना। नो आईटीसी could be utilized for the payment of GST on restaurant service supplied through e-commerce operator। इसमें एक बात और है कि जो भी टैक्स पे करना है वो कैश लेजर से करना है, आईटीसी यूज नहीं किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। कैन ईओसी यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू द ईओसी? नो। As stated above, the liability of payment of tax by e-commerce operator as per section 9 pass shall be discharged in cash only। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Would supply of goods or service other than restaurant service through e-commerce operator be taxable at 5% without ITC? E-commerce operator is required to pay GST on service notified under section 9 subsection 5 beside the service other supply made on his own account। यानी कि जो भी सर्विसेज पे की जाएंगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, अब ये रेस्टोरेंट सर्विसेज भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत स्पेसिफाइड कर दी गई है। तो इस पर रेस्टोरेंट सर्विस के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स 5% पे किया जाएगा। Would restaurant service and goods or services other than restaurant service sold by restaurant to a customer under the same order billed differently? Who shall be liable for raising invoice in such cases? अब ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट सर्विस के साथ ही कोई दूसरी सर्विस भी कस्टमर को प्रोवाइड की गई हो, उसके बारे में क्या किया जाएगा? Considering that liability to pay GST on supply other than restaurant services through the e-commerce operator and other compliances under the act, including issuance of invoices to customer, continues to lie with the respective supplier, and ECOS being liable only collect tax at source on such supply। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस के साथ कोई दूसरी सर्विसेज कस्टमर को यदि सप्लाई की जाती है, उस सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा केवल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उस सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी सर्विस सप्लायर की है, न कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो लायबिलिटी है वो केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज पर टैक्स पे करने की है। इसके लिए जो भी इनवाइस है अदर गुड्स और सर्विसेज के लिए रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर सर्विस सप्लायर उसके लिए बिल रेज करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके लिए इनवाइस रेज नहीं करेगा। हु विल इशू इनवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर? इसमें क्या रिप्लाई या गवर्नमेंट का? द इनवाइस इज रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू e-commerce operator under 9 subsection 5 will be issued by e-commerce operator। Clarification may be issued as regards reporting of restaurant service value and tax liability in etc. in the GST returns। यानी कि जो ये सर्विसेज है GST रिटर्न्स के अंतर्गत किस तरीके से इनको रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी टैक्स पे करने की केवल इसी सर्विसेज पर अभी जनरेट हुई है। ऐसा पहले भी होता था। पहले भी कुछ सर्विसेज स्पेसिफाइड थी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, जिन पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बनती थी। अब जैसे पहले करते थे उसके अंदर हम वैसे ही करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो उन सर्विसेज को अपने GSTR 1 की टेबल नंबर 4A में या 7A में शो करेगा, ठीक है। और GSTR 3B में जो वो शो करेगा वो अपनी टेबल नंबर 31A क्लोज के अंतर्गत शो करेगा। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इनको जो रिपोर्ट करेगा टेबल नंबर 3.1C ऑफ द GSTR 3B, जिसके अंतर्गत टैक्स फ्री यानी कि उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस टैक्स फ्री है यानी कि एग्जेम्प्ट है, उस पर उसके द्वारा टैक्स पे नहीं करना।
लेकिन उन सर्विसेज पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टैक्स पे करना होता है। इसके लिए वो अपनी इन सर्विसेज को अपनी GSTR1 में जैसे पहले वो रिफ्लेक्ट करते थे उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। तो ये था रेस्टोरेंट सर्विस जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। उनके अंतर्गत चेंज जो कि 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल रहेगा। ये हमने एंड में एक टेबल बनाई है जिसके अंतर्गत इसमें जो भी इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट हैं उसमें टैक्स रेट क्या रहेंगे, ठीक है। तो इसमें रेस्टोरेंट सर्विस के रिगार्डिंग हमारी जो सर्विस है 9963 टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विस supplied by other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises। तो उसका जो टैक्स रेट पहले नॉट अप्लीकेबल यानी कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी नहीं थी टैक्स पे करने की, उस केस में सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स पे करता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर केवल TCS कलेक्ट करता था और टैक्स रेट 5% और 12% होते थे। 5% विदाउट ITC और 12% विद ITC। लेकिन अब उसमें टैक्स रेट 5% हो जाएगा किसके लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, ठीक है। उसको इससे रिलेटेड जो सर्विस ITC भी नहीं मिलेगा और ये सारा का सारा टैक्स उसे कैश लेजर से पे करना होगा। तो ये था चेंज इन रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं आप सभी से अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इसी तरह की और जानकारी जो भी हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलता रहे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।